AS10 कल हमने स्टार्ट किया था, ये कुछ बच्चे थे नहीं बता रहे हैं, तो थोड़ा हल्का सा मैं एक बार 5 मिनट के लिए रिव्यू कर दूं इन लोगों के लिए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, AS10 ओल्ड AS6 ओल्ड AS10 को रिप्लेस करके आया है, और पहले वाले दोनों AS थे अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट, अब नाम कर दिया PP। और P में प्रॉपर्टी में आपके लैंड बिल्डिंग आ गई, प्लांट में सारी प्लांट मशीन आ गई, बचे कुछ आइटम इक्विपमेंट में आ गए। इस AS के ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने PP में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा अब तक, और इस साल इन्वेस्टमेंट कम ज्यादा और हुआ क्या, और कहने का मतलब PP खरीदी या बेची क्या, ये ऑब्जेक्टिव है। इस AS के प्रिंसिपल इशू, PP के रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, PP की कैरिंग अमाउंट का डिटर्मिनेशन, PP का डेप्रिसिएशन चार्ज कितना होगा और उसका इंपेयरमेंट लॉस कैसे रिकॉग्नाइज होगा, इस AS का स्कोप। ये AS केवल टेंजिबल फिक्स असेट को कवर करेगा, इस AS में बायोलॉजिकल असेट, इस AS में वेस्टिंग असेट और इंटेंजिबल कवर नहीं है। बायोलॉजिकल असेट क्या है वो आगे आ जाएगी। PP के रिकॉग्निशन की दो बेसिक शर्तें, उस PP से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्ट होने चाहिए। मतलब कैसे, माल बनाओगे, बेचोगे, सर्विस में यूज करोगे, रेंटल करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज में यूज। PP वो हैं ऐसी टेंजिबल असेट जो इन काम में आती है और इसके लाइफ 12 महीने से ज्यादा हो, उसको आप PP का, ये PP का बेसिक डेफिनेशन इस AS में। एनी टेंजिबल आइटम ऑफ फिक्स असेट नॉन एज PP इफ द फॉलोइंग टू कंडीशन सेटिस्फाइड, 12 महीने से ज्यादा उसकी लाइफ होनी चाहिए। जैसे आज आपका कैलकुलेटर PP नहीं माना जाता है कि इसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ जनरली कंपनियों में। और दूसरी बात मेटेरियलिटी की और प्रॉब्लम कि इसको 200-400 रुपए को कौन डेप्रिसिएशन लगाए, इस तरह से। उस आइटम का यूज या तो प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस, और या रेंटल, और या एडमिनिस्ट्रेटिव, ये एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज। एडमिनिस्ट्रेशन में HR, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, प्लस एनवायरमेंटल रीजन और सब कुछ आ जाते हैं, ये रहे सेफ्टी एफ्टी सब कुछ। बायोलॉजिकल असेट क्या है, लिविंग एनिमल और प्लांट, यानी ट्री, पेड़, बियरर प्लांट, जीते जागते पेड़ जो आपको इनकम प्रोड्यूस देते हैं, 12 महीने से ज्यादा इनकम कमा के देते हैं, फल फ्रूट देते हैं, फूड ग्रेन देते हैं। लेकिन एनुअल क्रॉप, गेहूं, मक्का, बाजरा वगैरह, ये बियरर प्लांट में नहीं आते, क्योंकि इनकी लाइफ लेस देन 1 ईयर होती है, हर बार नई फसल लगानी होती है। कोई भी बियरर प्लांट होगा, इवन इफ चाहे उसको आप काट के उसका स्क्रैप जलाने के या बेचने के यूज लो, एग्रीकल्चर एक्टिविटी प्रोड्यूस छोड़ो, रिकॉग्निशन, ये मेन बात। PP को रिकॉग्नाइज करने की 2 शर्तें होगी। पहली बात, उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोबेबल होनी चाहिए, और दूसरी बात, कॉस्ट मेजरमेंट रिलायबल होना चाहिए। डमी वैल्यू नहीं लोगे, झूठी वैल्यू नहीं पकड़ोगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ आइटम PP इनिशियली रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, सब्सिक्वेंटली एट द टाइम ऑफ रिनोवेशन। आज हम ये पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट वाला, इनिशियल कॉस्ट ऑफ PP। अब यहां से इस AS के न्यूमेरिकल शुरू होते हैं जो कल हमने किया था, है ना। इनिशियल कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ PP में इंक्लूजन ये है, और ये जो अंडरलाइन किया ये तो आप मान के चलो, आपको याद हो जाना चाहिए लिखते लिखते, कल लिखवाया था 2 बार। इनिशियल कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ PP टू बी रिकॉग्नाइज इंक्लूड द फॉलोइंग, दीज आर इंक्लूजन, purchase price including taxes, duties, subsequently not refundable, and after deduction of trade discount rebate. Directly attributable cost, all the expenses which are directly attributable to bring that asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. For example, site preparation, initial delivery, cost of employee benefit, assembling, installation, commissioning, borrowing cost, decommissioning charges, dismantle और restoration cost also this. अब ये कल हमने इंडियस का क्वेश्चन किया था कॉपी में, देख लो। और इसमें एक वो सर्विस पैकेज भी था 5 साल का, उसका नोट भी डाला था, और एक जल्दी पेमेंट करने पे ब्याज भी मिला था, वो भी नोट डाला था, है ना। इंपॉर्टेंट नोट, फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड, ये ज्यादा डेंजरस होते हैं। इंक्लूजन में इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी एक्सक्लूजन में है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग न्यू फैसिलिटी और बिजनेस सच एज इनोग्रेशन। आज आप देखो कई बिजनेस, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती है, तो डे 1 को जब पहली बार फैक्ट्री का इनोग्रेशन होता है तो कितने बड़े खर्चे करते हैं, कितना बड़ा टेंट वेंट लग के लोगों को बुलाना, खाना वाना खिलाना, हवन यज्ञ करना, इनकम टैक्स, ये आपका इनकम टैक्स भी और ये भी, ये दोनों कहते हैं कि साहब ये कैपिटल एक्सपेंस नहीं है, रेवेन्यू नेचर है। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट सर्विस इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, ब्रांड न्यू प्रोडक्ट आप बाजार में उतार रहे हो, लार्ज स्केल एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। अखबारों में नहीं देखते कई बार मोबाइल का कितना बड़ा एड आता है, पूरे देश के न्यूज़पेपर पे फ्रंट पेज पे ओप्पो और फलाना जियोमी और ये, और इसी तरह से गाड़ियों के जो एड आता है, नया मॉडल उतरता है उस टाइप से। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन विथ अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जिसका कि असेट को प्रेजेंट कंडीशन लाने में कोई रोल नहीं है। तो जनरल ओवरहेड जब तक क्वेश्चन साइलेंट होता हम इंक्लूड नहीं करते हैं।
क्लियर मेंशन करते हैं कि इस जनरल ओवरहेड करना जरूरी था वरना असेट प्रेजेंट लोकेशन में नहीं आती, तो जोड़ते हैं। अब ये कल एक पॉइंट आपको कराए थे, 2 क्वेश्चंस कराए थे कि कई बार ऐसा फील होता है कि कोई एक्सपेंस किसी असेट से रिलेटेड खर्च तो हो रहा है बट उसका डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। एग्जांपल नंबर 1 याद करो, कल आपने कोई प्लांट या मशीन, कोई प्लांट है मशीन, आज ये फैक्ट्री बिल्डिंग और यहाँ प्लांट लगा रही फैक्ट्री बिल्डिंग यदि पुरानी हो गई तो एक बार इसको डिसमेंटल करके नई बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन इस बीच आपका प्रोडक्शन सफर करेगा। हमने पुरानी कोई टेम्परेरी जगह किराए पे ले ली किसी और की, यहां से प्लांट मशीन को रिमूवल किया, ट्रांसपोर्ट किया, वहां ले गए, वहां ले जाके फिट किया और वहां क्या किराया दिया बिल्डिंग का, और जब ये बन जाएगी तब वापस लौट के आ जाएंगे। ये जो आना और जाना और रिमूवल और इंस्टॉलेशन, बिल्डिंग का क्या लेने देना है इससे? दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंस चार्ज टू P&L, बिकॉज इस सबके पीछे लॉजिक क्या था, आपका प्रोडक्शन सफर नहीं करें तो प्रोडक्शन एक्सपेंस P&L में चार्ज करो। और एक आपको इसमें लिया था अम्यूजमेंट पार्क, कि एक अम्यूजमेंट पार्क वैसे तो तैयार हो गया, सॉफ्ट ओपनिंग पब्लिक को हैबिचुअल करने के लिए, फुटफॉल करने के लिए, डिमांड बिल्टअप करने के लिए, ये जो एक्सपेंस आप करते हो ये एक्सपेंस तो आपको P&L में चार्ज करना है। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, चाहे आप लोगों को लालच दे देके और घेरने की कोशिश कर रहे हो कि आज तो हम घाटे में, कल को कमाएंगे तेरे से, चाहे वो जियो हो, चाहे ओला हो, चाहे उबर हो, ये इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस कैपिटल नेचर के नहीं होते हैं। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग, रीऑर्गेनाइजिंग इनकर्ड आफ्टर द एसेट अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है, ये हमने कर लिया था कल क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड आइटम ऑफ पीपी, कल आपसे कहा था यदि आप कोई पीपी इन हाउस एफर्ट से बनाते हो खुद, तो सब चीज ले लो, चाहिए 3-4 बातों का ध्यान रखोगे। एक तो उसमें इनएफिशिएंसी कॉज्ड, आइडल टाइम वेजेज, वेस्टेज, स्क्रैप ऑफ मटेरियल, है ना, एब्नॉर्मल लॉसेज ऑफ मटेरियल, प्लस इंटरनली जनरेटेड प्रॉफिट एलिमेंट, ये शामिल नहीं करोगे। ये इंटरनली जनरेटेड असेट में ये नहीं होनी चाहिए, बाकी आप जोड़ो चाहिए। और ये भी कर लिया था शायद, क्या था ये, उसमें स्क्रैप मटेरियल और वो था ना, वो लेबर की पेमेंट और वो मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ पीपी, कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ पीपी मेजरमेंट के कल पॉइंट पड़े थे, ये है ना 4-5 है, ये भी कर लिया था शायद। अब यहां से कल हमने स्टार्ट, ये हो गया था ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ पीपी, अच्छा डे टू डे ऑपरेशन, और ये हो गया, यहां से लेना है। चलो अब ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी, हल्का हल्का बीच बीच, जहां जरूरत होगी मैं एग्जांपल लूंगा। और ये भी आपके नॉलेज में ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट। और अब तो इंपेयरमेंट भी जानने लगे होंगे सब, इंपेयरमेंट टेस्ट अप्लाई नहीं करते हैं। इंपेयरमेंट के लिए 2 स्टेप कंपैरिजन होता है, कोई भी असेट की फेयर मार्केट वैल्यू यानी NSP, नेट सेलिंग प्राइस, या उसकी वैल्यू इन यूज। व्हाट इज द वैल्यू इन यूज? यदि उस असेट को हम यूज लेंगे तो रेवेन्यू जनरेशन आएगा, उसका पीवी, उसके सैल्वेज वैल्यू का भी पीवी। मेरी बुक्स में प्लांट मशीन आज 10 साल की और बची है, 10 साल में मैं जितना कमाऊंगा उसका पीवी वैल्यू इन यूज, आज बेचूं तो NSP, दोनों में से विच एवर इज हायर, उसको कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट, और उसको कंपेयर करूंगा कैरिंग अमाउंट। अब कैरिंग अमाउंट बुक्स में 20 लाख है और रिकवरेबल 18 लाख है, 2 लाख रुपए मेरी बैलेंस शीट में और स्टेटेड है, 2 लाख का लॉस चार्ज करूंगा। इंपेयरमेंट लॉस टू असेट, P&L टू इंपेयरमेंट लॉस। कल को उल्टा हुआ तो मैं रिवर्सल भी कर सकता हूं टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख, ठीक है। देखो, मेजरमेंट ऑफ आइटम ऑफ पीपी आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन, एन आइटम ऑफ पीपी में बी सब्सिक्वेंटली मेजर यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 मॉडल, कॉस्ट मॉडल। अब आप किसी आइटम ऑफ पीपी को एक तरह से पॉलिसी बना लो, हम तो कॉस्ट टू कॉस्ट मैनेज करेंगे, कभी जिंदगी में रिवैल्यूएशन को हाथ नहीं लगाएंगे। रिवैल्यूएशन होता क्या हमें तो पता ही नहीं, ऑलवेज वी विल बी गोइंग थ्रू ओरिजिनल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हाँ, उसमें कोई प्लस माइनस किस कारण से हो सकता है, या तो बेच दिया, या नया खरीद लिया, एडिशन हो गया, या डेप्रिसिएशन, या इंपेयरमेंट, या रिवर्सल, ये उसकी वैल्यू। कॉस्ट मॉडल, अंडर दिस मॉडल एन आइटम ऑफ पीपी इज नेवर रिवैल्यूड, देयरफॉर इट इज कैरीड इन द अमाउंट कैलकुलेटेड बिलो। इनिशियल कॉस्ट, add any subsequent cost applies, less accumulated depreciation, less accumulated impairment loss, add reversal of impairment। अब ये एडलेस आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। ओरिजिनली आपकी प्लांट मशीन फैक्ट्री बिल्डिंग कितने की है, आपने कभी उस पर और एडिशन किया, कैपिटलाइजेशन किया क्या, आपने उस पर डेप्रिसिएशन आज तक जितना लगाया, आज तक उस पर इंपेयरमेंट जितना चार्ज हुआ, और कभी कोई रिवर्सल हुआ तो वापस जोड़, इट इज कैरिंग अमाउंट। सेकेंड मॉडल, रिवैल्यूएशन। Under this model, an item of PP revalued on different time interval and it is carried at the amount calculated below। अब इस मॉडल में तो आप रिवैल्यूएशन कभी भी कर सकते हो। अभी तो रिवैल्यूएशन की भी कई बातें ऐसी आएगी जो आपके नॉलेज में हाल फिलहाल नहीं है। रिवैल्यूएशन मॉडल का नाम क्यों रखा, रिवैल्यूएशन करो, और जैसे रिवैल्यूएशन करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब जैसे आप किसी आइटम ऑफ पीपी का रिवैल्यूएशन करते हो तो आज के पीछे के तो डेप्रिसिएशन सब उड़ गए,
आज के 6 साल पहले आपने कोई प्लांट मशीन खरीदी थी 20 लाख की, डेप्रिशिएट करते हुए आप आए, अभी लास्ट ईयर तक उसकी वैल्यू रह गई बुक्स में 12 लाख। बोलो, तो 20 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन 8 लाख, तो कैरिंग अमाउंट 12 लाख। आपने रिवैल्यूएशन कर लिया 10 लाख, 2 लाख रुपए और कम कर दिए। अब वो जो 2 कम किए, जो कहे पीछे के पुराने 8 भी तो गए, और आज असेट की रिवाइज वैल्यू कितनी हो गई? अब से डेप्रिशिएशन दोबारा चालू करो। अब वो एक्यूमुलेटेड भूल जाओ, पुराना इंपेयरमेंट भी भूल जाओ, पुरानी रिवर्सल भी उड़ा दो। कारण आपने जैसे 10 साल पे वैल्यू किया, पुराने ये सारे वैल्यू खत्म हो गई, फ्रेश वैल्यू 10 लाख से शुरुआत होगी। जब जब रिवैल्यू करोगे फ्रेश वैल्यूएशन वहां से काउंट होगा, आगे पीछे की सारी वैल्यू इग्नोर मारो। फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। अब ये फेयर वैल्यू लेते ही अर्लियर ईयर्स के डेप्रिसिएशन वगैरह सब गए। अब तो कौन सा कैपिटलाइजेशन लोगे? सब्सिक्वेंट। कौन सा डेप्रिसिएशन लोगे? सब्सिक्वेंट और इंपेयरमेंट और रिवर्सल। अब सब्सिक्वेंट सोचो, पीछे का छोड़ दो, पीछे का कोई मीनिंग नहीं है। अब हो गया, दिस इज रिवैल्यूएशन मॉडल। हाँ है संजय, संजय कॉमर्स क्लास की यार, अभी तो क्लास है मेरी। मैं अभी आ रहा हूँ यार, अभी किस मिलूंगा तो मेरे को ही खत्म। अभी क्या टाइम हुआ देखना, 2 बजे का टाइम दे दो। हाँ हाँ जी। अब ये सब नोट्स, selection of cost model or evaluation model is accounting policy, therefore enterprise should apply the policy to entire class of PP। आपने जो मॉडल चुना है ना, कि हम तो कॉस्ट मॉडल पे होंगे या हम तो रिवैल्यूएशन मॉडल पे होंगे, एक क्लास ऑफ ईपीई पे एक ही मॉडल अप्लाई करो। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग आपके देश भर में 6 जगह फैक्ट्री है, 6 फैक्ट्री बिल्डिंग है। एक फैक्ट्री बिल्डिंग कॉस्ट मॉडल, एक दूसरी फैक्ट्री बिल्डिंग रिवैल्यूएशन मॉडल, तीसरी कॉस्ट मॉडल, चौथी रिवैल्यूएशन मॉडल। अरे भाई ये क्या लगा रखा है? ऑल ओवर फैक्ट्री बिल्डिंग्स, ऑल ओवर इंडिया जितनी आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग है सब पे आइदर कॉस्ट और रिवैल्यूएशन एक चुन लो, मल्टीपल अलाउ नहीं। या फिर आपके प्लांट एंड मशीनरी चाहे कितनी भी जगह लोकेटेड है, सारी प्लांट एंड मशीनरी एक ही मॉडल। तो आपको हर ग्रुप ऑफ असेट के लिए, क्लास ऑफ असेट के लिए, इट इज क्लास ऑफ पीपी, एंटायर क्लास पे सेम मॉडल। इफ एन आइटम ऑफ पीपी रिवैल्यूड, देन द एंटायर क्लास टू विच दैट असेट बिलोंग शुड बी रिवैल्यूड। इट मीन्स रिवैल्यूएशन शुड नॉट बी ऑन सिलेक्शन बेसिस। ये क्लास है। आप पीपी के क्लासेस दे तो क्या है? पहला क्लास क्या है? केवल लैंड। दूसरा, यह कि 2 अलग अलग क्लास है ये, क्या यह तो होती है खाली जमीन, और यह जमीन पे बिल्डिंग, मशीनरी, ये शिप, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल एंड समथिंग। हाँ जी, शिप्स, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, फिटिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, बियर प्लांट। अबव क्लासेज ऑफ पीपी में भी सब क्लासिफाइड इनटू फर्दर क्लासेज। आप चाहो तो इनमें भी फर्दर क्लास हो सकती है ना। इलस्ट्रेशन 9 पेज दिस, इलस्ट्रेशन दिस पेज दिस। अब पहले बात सुन लो, अभी अभी ये पॉइंट क्या पढ़ा था? तो आप किसी लैंड को रिवैल्यू करोगे तो सारी लैंड रिवैल्यू होगी, लैंड बिल्डिंग होगी तो सारी होगी। अभी अभी नीचे क्या पढ़ा था? तो इसका मतलब आपकी जो बिल्डिंग है वो तो और भी कई तरह की होती है ना। फैक्ट्री बिल्डिंग अलग होती है, ऑफिस बिल्डिंग अलग होती है ना। आपके जो भी गेस्ट हाउस है वो अलग है, ट्रेनिंग सेंटर अलग है। बिल्डिंग में भी तो बहुत तरह की होती है, हॉलीडे होम भी होते हैं। अब इसका मतलब यदि आप किसी एक क्लास ऑफ बिल्डिंग को रिवैल्यू करोगे सब क्लास, तो उसकी सब क्लास वैल्यू होगी। लेकिन केवल बिल्डिंग्स, अब उसमें 6 तरह की बिल्डिंग है आपकी, फैक्ट्री की भी, ऑफिस की भी, स्टाफ के क्वार्टर भी है, ये अलग अलग क्लास, वो सब क्लास। तो ये जो नियम लगेगा ना, ये वाला, इस पे लगेगा सब क्लास। अब इसी से जुड़ा हुआ एग्जांपल, इलस्ट्रेशन नंबर 9 मैं यही निकाल देता हूं बोर्ड पे, इसी पे देख लो आप। देखो ये क्लासेज है, चलो पढ़ो जल्दी से, जल्दी। इलस्ट्रेशन 10 आपके पास मॉड्यूल है तो निकाल लो, 10वां इलस्ट्रेशन, जल्दी करो फास्ट। अब देखो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं एग्जाम,
ये छोटा है, वैसे 2-1 नंबर का आएगा। रिवैल्यूएशन पे ये क्वेश्चन। एंटिटी ए इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप। कोई एक कंपनी है जो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप। इट owns a number of industrial buildings such as factories and warehouse and office building in several capital city. The industrial buildings are located in industrial zone, whereas the office buildings are in the central business district of city. Entity A's management want to apply revaluation model as per AS 10 revised to subsequent measurement of the office building, but continue to apply the historical cost model on industrial building. State whether this is acceptable under AS 10 revised or not with reason. एक एंटिटी की बहुत सारी बिल्डिंग है पूरे देश में, कुछ इंडस्ट्रियल है, वो इंडस्ट्रियल जोन में है, इंडस्ट्रियल एरिया में है, वीकेआई और सीतापुरा और ये इस तरह के जो एरिया बने हुए हैं, और कुछ जो बिल्डिंग है ऑफिस बिल्डिंग है वो सेंटर ऑफ द सिटी में, शहर में, अर्बन एरिया में। अब कंपनी का मैनेजमेंट कौन सी वाली बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेना चाहता है और बाकी बिल्डिंगों को हिस्टोरिकल पे, इंडस्ट्रियल को हिस्टोरिकल पे। क्या ऐसा कर सकते हैं? सब क्लास के कारण कर सकते हैं, सब क्लास है, क्योंकि ऑफिस बिल्डिंग का जो नेचर ऑफ यूज है, उसका जो भी कुछ नेचर ऑफ यूज, तो सबसे पहले फंक्शन ये तो अलग है, और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का नेचर ऑफ यूज और फंक्शन अलग है। आप कर सकते हो, आप अपनी बिल्डिंग में कैटेगरी बना लो, रहने की अलग, बिजनेस आपके ऑफिस के अलग, रेजिडेंस और ये इंडस्ट्री अलग, मैन्युफैक्चरिंग अलग, ट्रेनिंग सेंटर अलग, गेस्ट हाउस अलग बना लो, क्या दिक्कत। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कुछ ऑफिस बिल्डिंग तो रिवैल्यू कर ली और कुछ नहीं करी। ऑफिस बिल्डिंग रिवैल्यू होगी तो सारी होगी। अब देख लो सॉल्यूशन। पढ़ लिया? Entity A's management can apply the revaluation model only to office building. The office building can be clearly distinguished from the industrial building in terms of function, nature, and general location. AS 10 revised permit asset to revalued on class by class. Different characteristics of buildings enable them to be classified as different PPE classes. The different measurement model therefore can be applied to these class of subsequent measurement. However, all property within the class of office building must be carried at revalued amount. हो गया? चलो आगे आ जाओ। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कब कब करना चाहिए, कितनी बार करना अलाउड है? कितनी भी बार कर सकते हैं? साल में 6 बार, जब रिक्वायरमेंट का पता कैसे लगे? पिछली वैल्यू से करंट वैल्यू में मार्केट में बहुत ज्यादा, ले लो पढ़ लो। अब इतना नॉलेज है फिर तो जरूरत ही नहीं बताने की। जनरल एएस है ये बहुत, ये बाकियों की तरह नहीं जैसे आज एएस 22 पढ़ा था, अब 5 घंटे पहले की सोचो कुछ दिमाग में था तो, और अब क्या है। बड़ा अजीब एएस है, और वो तो आपके कोर्स में है नहीं पूरे उसके साथ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सर वरना इस एएस के कारण तो ज्यादा सेक्शन पढ़ने पड़ जाते टेक्स्ट के, और इस एएस के कारण और टेक्स्ट के सेक्शंस पढ़ने पड़ जाते, वो भी नहीं हो रहे अभी तो। वो नहीं हो रहे अभी, गुड। सेक्शन तो देखो अपन ने तो बनाए नहीं, अब तो बने हुए पढ़ रहे हैं, बट फिर भी बहुत अच्छा है। फाइनल के क्वेश्चन तो आप यूं आते हैं पूछो मत, और इंडियस तो उससे भी एक कदम आगे हैं। हाँ, उस पर IFRS नहीं है, टैक्सेज और इनकम, क्योंकि दुनिया की बाकी कंट्रियों में कईयों में टैक्स ही नहीं है, और है तो वहाँ इनकम टैक्स और अकाउंटेंसी में गैप नहीं है। दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड यदि एक्ट है तो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है और इंडियन GST एक्ट है। ऊपर वाला भी शायद उसकी कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व नहीं कर सकता, बहुत गंदा एक्ट। इनकम टैक्स फाइनल में पढ़ोगे ना माथा पकड़ लोगे, यदि हटा नहीं कोर्ट्स में रह गया तो नहीं, वो कुछ नहीं, उसकी जगह वो आने की बात चल रही है, DTC डायरेक्ट टैक्स कोड। अब वो आएगा तब है, अभी आप लोग तो 3 साल बाद दोगे पेपर।
गवर्नमेंट की कोशिश है डीटीसी लाने की, वो आ जाएगा तो इजी हो जाएगा, वरना ये तो एग्जिस्टिंग टैक्स तो फाइनल में सबसे ज़्यादा बच्चे सेकंड ग्रुप में डीटी में अटकते हैं, हर बार डीटी में अटकते, 40 भी नहीं आते पूरे से, बहुत गंदा पेपर आता। टीचर ही हाथ जोड़ लेते हैं, साहब मेरे भी बस का नहीं। चलो पढ़ो। आइटम ऑफ पीपी विद इन अ क्लास में बी रिवैल्यूड डिफरेंट टाइम ऑफ इंटरवल टू एंश्योर दैट कैरिंग अमाउंट डज नॉट डिफर मेटेरियली फ्रॉम दैट विच वुड डिटरमाइन फेयर वैल्यू बैलेंस शीट डेट। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन डिपेंड अपॉन चेंज इन फेयर वैल्यू। चलो डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू कैसे पता लगाएं, कहां से ढूंढ के लाएं फेयर वैल्यू? और यदि नहीं है तो वैल्यूएट तो है ही नहीं बाजार में, उनकी हेल्प लो, वरना मार्केट में क्या ट्रेंड चल रही है। फेयर वैल्यू आइटम ऑफ पीपी यूजुअली डिटरमाइंड फ्रॉम मार्केट बेस्ड एविडेंस बाय अप्रेजल दैट इज नॉर्मली अंडरटेकन बाय प्रोफेशनली क्वालिफाइड वैल्यूअर। However, if there is no market-based evidence of fair value because of specialized nature of the item PP and the item rarely sold, then enterprise may need to estimate the fair value using income approach, for example, discounted cash flow projection or depreciated replacement cost approach, which aim making the realistic estimate of current cost of acquiring or constructing item that has same service potential as existing. आप मानो आज आपके पास कोई प्लांट है, मशीन है, बिल्डिंग है और उसकी आप फेयर वैल्यू पता नहीं लगा पा रहे हो, तो उसका एक तरीका उसकी फ्यूचर इनकम के प्रोजेक्शंस कर लो, उससे कितना कमाओगे लाइफ में, और बेच के भी सैलरीज उसकी पीवी निकालो, तो डिस्काउंटेड इनकम अप्रोच हो गई उस टाइप से, या रिप्लेसमेंट अप्रोच। आज आप उसी तरह की असेट बाजार के अंदर दूसरे कोई व्यक्ति यूज कर रहे हैं और उनको बोलो साहब मैं ये दूं इसकी जगह ये लूं, तो आप कितने में दे दोगे, तो रिप्लेसमेंट वैल्यू उसकी वैल्यू हो जाएगी जैसे रॉ मटेरियल में होती उस टाइप से। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, अब ये आपकी नॉलेज में है। किसी एसेट का पहली बार फर्स्ट टाइम यदि अपवर्ड वैल्यूएशन करें तो असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, यही है। पहली बार यदि डाउनवर्ड करें तो पहली बार डाउनवर्ड करोगे तो पी&एल अकाउंट डेबिट टू एसेट, लॉस पी&एल में जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व है ही कहां बना हुआ। फर्स्ट टाइम अपवर्ड रिवैल्यूएशन रिजर्व, फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड पी&एल अकाउंट। पहले कभी कोई असेट अपवर्ड रिवैल्यू थी और आज डाउनवर्ड करें तो जितना रिवैल्यूएशन है वो यूज करो, उससे भी ज्यादा हो तो, और पहले कभी डाउनवर्ड हुई थी और आज अपवर्ड हो तो पहले जितना लॉस पी&एल में चार्ज हुआ था पहले उसको पी&एल में, यस पहले पी&एल में क्रेडिट करो, ज्यादा हो तो रिवैल्यूएशन रिजर्व, हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये ईएस बोलता है रिवैल्यूएशन सरप्लस। पढ़ो पहला, पहली बार कोई पीपी रिवैल्यू हो रही है तो क्या करना है। और पहली बार डाउनवर्ड हो रही है, ये पहली बार कहें दोनों, फर्स्ट टाइम अपवर्ड रिवैल्यूएशन सरप्लस, फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड पी&एल अकाउंट। अब पहले कभी डाउनवर्ड थी आज अपवर्ड हो रही है, तो पहले डाउनवर्ड हुई तो पहले पी&एल में भी तो चार्ज हुआ होगा, पहले उसकी भरपाई करो और रिमेनिंग जो गेन है वो सरप्लस में डालो। और पहले कभी अपवर्ड थी तो रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है, अब डाउन होती है तो पहले उसको यूज करो, ज्यादा हो तो पी&एल में चार्ज करो, यही है। अब ये रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं, शेयरहोल्डर फंड ही तो है ये। If the item of PP is fully disposed of or retired from use, then the balance of revaluation surplus may be transferred to revenue reserve या general reserve, यही होता है। But if the asset is currently used by enterprises, then amount of surplus transferred to revenue reserve would be depreciation based on revaluation carrying amount minus depreciation based on original cost। इतने पे वो depreciation घटा के निकालोगे, इतना अमाउंट हर साल रिजर्व में डालोगे। चलो एक एग्जांपल सुन लो। प्लांट एंड मशीनरी आपने 1 अप्रैल 21 को खरीदी, कॉस्ट 10 लाख है ना, रिवैल्यूड अब रिवैल्यू तो एंड ऑफ द ईयर करी दिसंबर 31 मार्च 22 मार्च 22 गुरुवार, हाँ ऐसे बोलो।
हेलो, अब सुनो, 10 लाख की कॉस्ट दिसंबर तक आप यदि इस पे डेप्रिसिएशन लगाते 20%, मान लो 20%, 2 लाख। सुनते जाओ इधर। यदि एक असेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 2,20,000। आपने इस असेट को रिवैल्यू किया मार्च में, इस सेम डे नहीं कर लिया और रिवैल्यू करके इसकी वैल्यू लिया आपने 12 लाख। कितना अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया? और वो 2 लाख कहां भेजे होंगे आपने? पहली बार हुआ ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाला है ना। अब डेप्रिसिएशन कितना हो गया इस पे? 2,40,000 और ये 960। अब ये बताओ डेप्रिसिएशन में गैप कितना आ गया? 40,000। अब मैं कुछ जनरल एंट्री बोल रहा हूं। प्लांट एंड मशीन डेबिट टू बैंक 10 लाख। एंड ऑफ द ईयर प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 2 लाख। एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 240। एंड ऑफ द ईयर डिफरेंस कितना? 40,000 रुपए। ये आपके जाएंगे, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है। बट इफ द असेट करेंटली यूज बाय एंटरप्राइज देन अमाउंट ऑफ सरप्लस ट्रांसफर टू रेवेन्यू रिजर्व। अब आपका ये अमाउंट कितना आ रहा है अभी? 40,000। रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू रिजर्व या जनरल रिजर्व कितना? 40। ऐसे करते 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 क्या वो 2 लाख का रेवेन्यू रिजर्व कोई दिन नीचे नहीं आ जाएगा? ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि जीरो नहीं हो जाए। इसका मतलब आपने जितना रिवैल्यूएशन जनरेट किया वो रिवैल्यूएशन धीरे 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 आपके कहां ट्रांसफर हो जाएगा? जनरल रिजर्व या रेवेन्यू रिजर्व। उसके लिए बोला गया है डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रिवैल्यूड कैरिंग अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। दिस इज डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रिवैल्यूड अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। इतना अमाउंट आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व का कम होता जाएगा, जनरल रिजर्व या रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। चलो, हाँ जी, है वो इसको ये लोग बोला ना, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस ही बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं ना। इसका नाम ही रिवैल्यूएशन सरप्लस कर दिया। हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व बोलते हैं, लोग सरप्लस बोलते हैं। ये नाम चेंज कर दिया और कुछ नहीं। चलो आगे, ये बाद में ले लूंगा। ये देखो, ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रेवेन्यू रिजर्व और जनरल रिजर्व शुड नॉट बी रूटेड थ्रू P&L। क्या मतलब है शुड नॉट बी रूटेड थ्रू? आप रिवैल्यूएशन रिजर्व को P&L में भेज के फिर वहां से रिजर्व नहीं बनाओगे, सीधा बनाना है। P&L को बीच में नहीं लाना है। When an item of PP revalued, carrying amount of that asset is adjusted to revaluation amount, revalued amount. At the date of revaluation, asset may be treated one of the following two techniques. जब आप किसी आइटम को रिवैल्यू करते हो तो उसकी जो कैरिंग अमाउंट है उसको एडजस्ट करना है रिवैल्यूड अमाउंट के साथ। और किस डेट ऑफ रिवैल्यूएशन गिवन उस असेट पर आप दो में से एक टेक्निक्स को बैलेंस शीट में बता सकते। टेक्निक नंबर 1, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इज एडजस्टेड इन अ मैनर दैट इज कंसिस्टेंट विद द रिवैल्यूएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट। Gross carrying amount may be restated by reference to the market value or data or may be restated proportionately to the change in carrying amount. Accumulated depreciation at the date of revaluation is adjusted equal to the difference between carrying amount and the carrying amount of asset after taking into account the accumulated impairment loss. Technique 2, accumulated depreciation is eliminated against the gross carrying amount of this. पढ़ लो 4 बार 5 बार, समझ में तो कुछ आना नहीं है ना। मैं इसलिए पढ़ता गया क्यों? इसका इंतजार करना था। अब ये टेक्निक 2 भाई लोगों ने भगवान जाने क्या लिखी है, और अब जैसे न्यूमेरिकल करोगे बस छोड़ो सर, इसको समझ में आ गया। अब आप कॉपी में एग्जांपल लिखो। कॉपी में एग्जांपल लिखो। एग्जांपल, यू आर गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट you are given the following details about plant and machinery, you are given the following details about plant and machinery of X Limited, डैश कर दें। अब लिखिए ओरिजिनल कॉस्ट ऑब्लिक हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑब्लिक हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी
original cost oblique historical cost of plant and machinery is equals to rupees 1000 lakhs, equals to rupees 1000 lakhs. हो गया? Accumulated depreciation, accumulated depreciation rupees 400 lakhs, accumulated depreciation rupees 400 lakhs. Next, current fair value, current fair value of plant and machine rupees 1500 lakhs. Current fair value of plant and machinery rupees 1500 lakhs. Full stop. You are required to calculate, gross carrying amount, comma, accumulated depreciation and net book value under both the techniques of AS10. AS10 लिखिए. Solution 1. Solution 1. If accumulated depreciation of asset is not eliminated, if accumulated depreciation of asset is not eliminated, rather gain on revaluation is allocated between gross carrying amount and accumulated depreciation. Gross carrying amount and accumulated depreciation in such a manner that net book value is disclosed at current fair value. हो गया? अब चलो लिखो. वैल्यू के बाद रिपीट करना है. दोबारा बोलना है. वैल्यू के बाद Yes. देना है वो. दोबारा सुन लो. Solution number 1, if accumulated depreciation of asset is not eliminated, rather gain on revaluation is allocated between gross carrying amount and accumulated depreciation. लिख दिया था यहां तक. सर. In such a manner that net book value is disclosed at current fair value. Okay.
बनाओ, ज्यादा बड़ा नहीं है, 4-5 लाइन लगेगी। चले, सुनो यस अब यहां पे मैं रख रहा हूं बोलो, बिफोर रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांटेन मशीन। प्लांटेन मशीन जब तक रिवैल्यू नहीं करी थी तब तक कितने की थी? और यहाँ राइट कॉर्नर पे लिख दें रुपीज लैक्स। मैंने लैक्स में लिखा है ना, फिगर चेक करना, राइट कॉर्नर पे लिख दें रुपीज लैक्स। अब बोलो तो रिवैल्यूएशन से पहले वैल्यू क्या थी? 1000 लाख तो क्या थी? ओरिजिनल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू, ये था सर गेन ऑन रिवैल्यूएशन। अभी मैं उस कॉलम में नहीं जाऊंगा, इसी में रहूंगा। अब ये बताओ आज करंट वैल्यू कितनी है एसेट? 1500 1500। तो अब उस 1500 का कंपैरिजन में 1000 से करूं या 600 से करूं या 400 से करूं? 600 आपके बुक्स में एसेट आज जो नेट है बाजार भाव तो उसी से कंपेयर होंगे ना, ओरिजिनल कॉस्ट से कोई कंपैरिजन थोड़ी होता है, क्योंकि यहां तक घिस भी तो चुके आप, इससे तो करते तो और ज्यादा वैल्यू निकलती। कभी भी ध्यान रखना, फेयर वैल्यू कंपैरिजन रिवैल्यूएशन पार्टनरशिप में आते हैं कई बार, फेयर वैल्यू हमेशा करंट मार्केट वैल्यू को नेट बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन रुपीज 1500 माइनस इक्वल्स टू रुपीज 900 लैक्स। लिखो, लिख दिया। अब आप लोग को एक टारगेट दे रहा हूं मैं, देखें आप किस किस की मैथ्स कितनी अच्छी है। एक टारगेट दे रहा हूं, मुझे ये बताओ, मुझे ये जो गेन है उसका एलोकेशन करना है। एलोकेशन ऑफ गेन ऑन रिवैल्यूएशन। देखें, चलाओ दिमाग। अब इतना ध्यान रखना, ये फिगर कैसे आता है? ये भी ऐसे आएगा, accumulated ये भी ऐसे आएगा, और यहाँ दोनों जगह फिगर आएंगे, तो ये भी ऐसे आएगा, यहाँ भी फिगर आएंगे। चलाओ दिमाग। वो खेलते हो ना कई बार, वो अक्सर मिला मिला के सुडोकू करो, करके बताओ इसका, बोलो। सही बोल रहे हो, दोबारा बोलो। कैसे निकाला? सुनो, हाँ इज राइट, वो सही अप्रोच ले रहा, बोलो। अगर हाँ अगर बोलो तुम तो आ गया, मुझे मालूम है, लेकिन आप मुझे बताओगे तो सही। नहीं नहीं, अभी बता रहा था, बीच में टोक दिया, दोबारा बोलो। अगर आया कुछ समझ में? दिस 900 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा। दिस 900 डिवाइडेड बाई 400, वही करोगे, सॉरी डिवाइडेड बाई 600 मल्टीप्लाइड बाई, प्रोपोर्शनलिटी तो चेंज करना है, तो करो 900 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 1000,
1500. 600. देखो सही है। ये टेक्निक 1 है, वो दूसरी टेक्निक 2 है। और इसको इन्होंने मॉड्यूल ने क्या नाम दिया, टेक्निक। ये एएस में टेक्निक कहलाती है। अब इसकी अभी जनरल एंट्री और पूछूंगा अभी तुम, ऐसे थोड़ी। अब ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन के एलोकेशन की एंट्री बोल के बताओ। पहले बात तो बैलेंस का ध्यान है, किसका बैलेंस क्या होता है, असेट का बैलेंस क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना वो तो, और नेट बुक वैल्यू तो डेबिट होती है। अब ये जो लाइन है, ये एलोकेशन ऑफ गेन की जनरल एंट्री बोलो। 900 का गेन किस किस में एलोकेट किया हमने, एक तो असेट की कॉस्ट में और एक डेप्रिसिएशन में। एंट्री प्लांट एंड मशीनरी पीपी अकाउंट डेबिट कितनी, पीपी अकाउंट डेबिट 1500 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। Full revaluation. देखो नीचे जनरल एंट्री, प्लांट एंड मशीनरी ब्रैकेट में पीपी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। Being gain on revaluation allocated between gross carrying amount and accumulated depreciation. Gross carrying amount and accumulated depreciation. Done? अब लिखो टेक्निक 2, टेक्निक सेकेंड। इफ हाँ जी, टेक्निक सेकेंड, इफ accumulated depreciation is written off against revaluation gain and remaining gain if any is added to gross carrying amount. Gross carrying amount. हो गया? ठीक है, अब मैं क्या चेंज करूंगा सब लोग ध्यान देना। यहां तक तो कोई इश्यू ही नहीं है, बोलो।
ये ब्रैकेट के 400 का क्या इम्पैक्ट हुआ? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0। खत्म हो गया। बैलेंस क्या होता है उसका? तो सर डेबिट 900 में तो से डेबिट हो 400 गया। तो 500 बच गया। 900 के गेन में से 400 से तो डेप्रिसिएशन उड़ा दिया और एक्यूमुलेटेड 0 कर दिया, बचे हुए 5 से कॉस्ट में जोड़ दिए। अब 900 की जनरल एंट्री बोलो। प्लांट मशीन पीपी डेबिट कितने रुपए से? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट टू रिवैल्यूएशन 400। सरप्लस। अब आप बॉटम लाइन देखो नीचे। अब इस असेट की कैरिंग अमाउंट ग्रॉस और नेट सेम हो गई, ऊपर वाले में अलग है। ये टेक्निक 2 है। यही बोल रही थी वो, तो तीसरा ही सोच रही होगी कुछ। बोलो बोलो बोलो, हम डाल देंगे मॉड्यूल में टेक्निक 3। बोलो। तो आप 1500 उधर आ गए ना लास्ट में। लेकिन आप एक बात क्या बोली, जब हम किसी एसेट को रिवैल्यू करते हैं तो पुराने एक्यूमुलेशन सब धुल जाते हैं उसके। अब आज से नई एसेट 1500 की यूं मान लो आप। अब इस पे सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन लगेगा। पहले वाले में सब्सिक्वेंट क्यों, पीछे के भी तो आ रहे हैं आगे, उसमें वो डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे। बट बैलेंस शीट में आउटर कॉलम की वैल्यू तो 1500 ही आएगी ना हर हालत में। चलो बनाओ, ये टेक्निक 2 लिख देना। सर पेपर में टेक्निक थोड़ी ना लिखी हुई आएगी। एक ही क्वेश्चन दोनों से पूछेंगे वो आपसे, दोनों टेक्निक से करो। ओके सर। इसलिए आपको समझ के दोनों जानेंगे। ऊपर नीचे एलोकेशन ही है अभी भी। हाँ अभी भी एलोकेशन है। पहले वाले दोनों एलोकेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, अब एक इंक्रीजिंग है एक डिक्रीजिंग है। हो गया ये 2 टेक्निक चलिए क्या? हाँ जी सर इन दोनों में से कौन सी टेक्निक ज्यादा रिलायबल है? देखो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। एएस ने दोनों टेक्निक बता दी। अब एंटिटी पे डिपेंड करता है कि वो असेट का पास्ट बुलाना चाहती है या फ्रेश से स्टार्ट करना चाहती है या नहीं। अब इसमें देखो असेट का पास्ट खत्म हो गया पूरा। अब असेट यहाँ पे नए सिरे से 1500 से शुरू हुई है और उसमें पास्ट कंटिन्यूड है। उसमें आपको लगता है कि असेट ओरिजिनली इतने की थी, आज इतने की, तो उसमें एक्यूमुलेशन है, ये फ्रेश स्टार्ट है। अब यहां से असेट फिर बराबर हो गई 1500, फिर इस पे डेप्रिसिएशन शुरू होगा। अब ऐसा कुछ नहीं कह सकते आप कि कौन सी ज्यादा रिलायबल या कौन सी अच्छी है। टेक्निक 2 है, दोनों बता दिया आप। हाँ जी दोनों रिवैल्यूएशन मॉडल है। क्यों? उसमें भी आप कॉस्ट को रिवैल्यूएशन करके आगे ले रहे हो ना। हाँ कर दिया तो क्या हो गया? तो कॉस्ट मॉडल तो नहीं है ना, रिवैल्यूएशन मॉडल है वो भी। बस उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंटिन्यूड है, इसमें 0 कर दिया।
हाँ, क्या हो गया, बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है। आप ओरिजिनल कॉस्ट को इतना बढ़ाओ ताकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को बढ़ा के नेट इफेक्ट तो 900 का आए ना। अब वो जो थ्योरी अभी नहीं पढ़ रहे थे हम, अब आप पढ़ो इसको, कुछ समझ में आता है। टेक्निक 1 क्या है? अभी भी नहीं आ रहा? ये नहीं आएगा, बड़ी अजीब सी लैंग्वेज है ये पल्ले ही नहीं पड़ेगा बोलना क्या। इसकी एंट्री करी क्या दूसरे वाले की? प्लांट एंड मशीनरी पीपी डेबिट 500, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट 400 टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। चलो आगे बढ़ो। देखो अब ये आपका एक टॉपिक है जो सब पढ़ा लिखा है। डेप्रिसिएशन तो पूरा पढ़ा हुआ है आप। जो अभी फाउंडेशन में डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ा था वो प्रैक्टिकल था, ये थ्योरी है, ये प्रोविजन। अब ये 20 पॉइंट मैंने बुक से आपके मॉड्यूल से ही बनाए हैं पूरे, ताकि वो इतना लंबा 4-5 पेज नहीं पढ़ने पड़े। फटाफट देख लो जल्दी से। पढ़ देता हूं एक बार। ये यूं मानो यहां जाके एएस का पार्ट फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पीपी खत्म हो गया, अब ये डेप्रिसिएशन चालू हो गया, क्योंकि 2 एएस एक साथ रहेंगे। डेप्रिसिएशन मैंने शायद उस समय भी कहा था एएस 26 में कि डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन 11वीं क्लास वाली तो अलग है, और ये भी कभी पूछे तो टेक्निकल जवाब दो तो इसमें दो। डेप्रिसिएशन इज नोन एज सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी ड्यूरिंग एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। ये इलस्ट्रेशन देख लेना, डेप्रिसिएशन निकाल के बताया हुआ है। डेप्रिसिएशन अमाउंट इज डेप्रिसिएबल अमाउंट इज कॉस्ट और रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ आइटम ऑफ पीपी माइनस एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू। जैसे अभी कॉस्ट और रिवैल्यूड अमाउंट, अब आपकी कॉस्ट होती है अभी क्वेश्चन में पहले 1000, लेकिन अब रिवैल्यूड 2500 हो गया, या इधर से लो तो 1500 हो गया, उस टाइप। कंपोनेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सुना कभी? कंपोनेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फाउंडेशन में, 12th में, 11th में, कैसे हो सकता है? यस, एक ही एसेट के डिफरेंट कंपोनेंट्स पे अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाना। कंप्यूटर है, साथ में प्रिंटर भी है, साथ में यूपीएस या सीवीटी स्टेबलाइजर भी है, साथ में स्कैनर भी है, तो आप इन पर अलग अलग डेप्रिसिएशन। इनकम टैक्स तो वैसे भी एक जैसा देता ही नहीं है। इनकम टैक्स में कंप्यूटर लैपटॉप पे तो शायद 40 और उन पे 15 है, प्रिंटर और इन पे। क्यों? उनका ऑब्सोलेशन कम है, इसका ऑब्सोलेशन बहुत फास्ट होता है। हवाई जहाज, हवाई इंजन, हाँ, एयरक्राफ्ट, एयर इंजन। आज एक पूरी एयरक्राफ्ट की बॉडी है, उसमें एक तो इंजन होता है और एक उसका बॉडी केस होता है, यानी इसको एयर केस कहते हैं। अब केस पे यानी उसके बॉडी स्ट्रक्चर पे एयर फ्रेम कहते हैं उसे। एयर फ्रेम और एयर इंजन दोनों मिलकर एयरक्राफ्ट बनता है। अब डेप्रिसिएशन किस पे ज्यादा जल्दी होना चाहिए? बॉडी तो आराम से डेप्रिसिएट होती है, एयर इंजन की लाइफ कम होती है। एयर इंजन की बड़ी लिमिटेड लाइफ होती है। बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं, स्टील की बॉडी होती है, प्योर स्टील होता है, स्टील की बॉडी होती है, कुछ नहीं बिगड़ता उसमें। क्रैश वगैरह हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज वो घिसती नहीं, हवा में इतना सा कण भी नहीं घिसता उसका, इतना प्योर स्टील होता है। मेन है इंजन, उसका इंजन की लाइफ लिमिटेड माइल्स में होती है, उसके बाद में इंजन रिप्लेस होता है। तो एस कहता है आप चाहो तो एक असेट के मल्टी कंपोनेंट को अलग अलग डेप्रिसिएट कर सकते हो बेस्ड ऑन देयर लाइफ, अलग अलग लाइफ है, उसको कंपोनेंट मेथड कहते हैं। Component method of depreciation, each part of item of PP may be depreciated separately if cost of that part is significant in relation to total. For example, it may be more appropriate to depreciate airframe and air engine of an aircraft separately, whether owned or subject to finance lease. Grouping of component possible, yes, if the useful life method of depreciation of the various parts of PP are similar, such parts may be grouped together to determine depreciation. Depreciation charge of an accounting period should be charged or recognized as an expense in P&L unless it is required to include in the carrying amount of another asset. याद करो, एक असेट आप दूसरे असेट के काम में भी तो ले सकते हो। जैसे 26 में भी बताया था कि आपकी बिल्डिंग बन रही है और उसमें आप अपने ट्रकों को यूज कर रहे हो बिल्डिंग मटेरियल लाने ले जाने के लिए, तो वो जो ट्रक का डेप्रिसिएशन है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। इसका मतलब एक असेट को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए आप दूसरी असेट यूज करते हो, तो जो असेट यूज कर रहे हो उसका डेप्रिसिएशन P&L में नहीं जाएगा, फिर वो उसमें ऐड। सिमिलरली इन्वेंट्री, आप यदि इन्वेंट्री बनाने के लिए प्लांट मशीन यूज करते हो तो डेप्रिसिएशन P&L की जगह इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होता है। ठीक है, ऐसे ही AS 26 में आया था। फॉर एग्जांपल AS 2 रिवाइज, डेप्रिसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इक्विपमेंट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री। कन्वर्जन कॉस्ट एक बार आखिरी बार बता दो क्या होती है? जो मटेरियल वेजेस और एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, मटेरियल को छोड़ के। As per 26, depreciation of PPE used for development of intangible included in cost of intangible asset. As per AS 10, depreciation of item of PP used in construction of another asset of PP included in cost of this.
Residual value useful life of item PP should be reviewed at least at each reporting date or balance sheet date or each financial year end. And if expectation differ from previous estimate, the change should be made in accordance with change in accounting estimate. हर साल एंड में एक बार रेजिडल वैल्यू और लाइफ को रिव्यू करो, यदि कोई चेंज है तो अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज करो, और करना भी चाहिए, क्योंकि एक बार आपने जो लाइफ तय कर ली जरूरी थोड़ी है चेंज नहीं होती, कभी अचानक चेंज भी हो सकती है। कमेंसमेंट ऑफ पीरियड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कब से शुरू हो जाना चाहिए? पुट टू यूज, पुट टू यूज, इनकम टैक्स में पुट टू यूज है, अकाउंट्स में तो रेडी टू यूज या अवेलेबल टू यूज, और फिर वो अंडरलाइन। ये तो इसके हाथ दो के पीछे पड़ा हुआ है, हम तो ये लिखेंगे बार बार। Commencement of depreciation charging. Depreciation of item of PP begin when available for use, that is when it is in the location or condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Depreciation ceases to charge. Depreciation charge करना कब बंद कर देना चाहिए? Depreciation charge करना कब बंद कर देना चाहिए? कैरिंग अमाउंट जीरो, जब उस असेट की कैरिंग अमाउंट डेप्रिसिएशन ज्यादा हो जाए से उसकी रेजिडल वैल्यू ऊपर आ गई और कैरिंग अमाउंट नीचे चली गई। अरे रेजिडल वैल्यू तो असेट की लाख रुपए और कैरिंग अमाउंट बुक्स में रह गई 80-90 हजार, तो क्या कैरिंग अमाउंट को और नीचे ले जाओगे क्या रेजिडल से भी? अब दोनों बराबर आ गई, बंद कर दो। और यदि कल को मान बाय द वे कैरिंग अमाउंट आपकी असेट की ज्यादा थी, रेजिडल वैल्यू कम थी, बाद में कैरिंग अमाउंट ऊपर आ गई, बाजार अच्छा आ गया असेट का वापस। जैसे मेरी बुक्स में एक असेट की कैरिंग वैल्यू है 2 लाख और बाजार में उसकी रेजिडल वैल्यू है 1 लाख, तो अभी तो मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा ना, लेकिन मैंने डेप्रिसिएशन 50,000 और लगाया और मेरी असेट बुक्स में आ गई कैरिंग अमाउंट 1.5 लाख और रेजिडल वैल्यू हो गई कल को 2 लाख। बाजार उठ गया असेट का, आज मुझे लोग देने को तैयार है, 2 तो हम दे देंगे, तो मैं काहे को डेप्रिसिएट कर रहा हूं? अब तो उल्टा गेन है मेरी असेट में। इसका मतलब बराबर आ जाए दोनों, और या कैरिंग अमाउंट आपके रह जाए नीचे और रेजिडल वैल्यू आ जाए ऊपर, डेप्रिसिएशन खत्म। Depreciation ceases to charge when residual value of the asset is equal to or greater than the carrying amount. It means depreciation charge of an item PP zero unless until residual value subsequently decreased to an amount below carrying amount. जब तक उसकी carrying amount से residual value नीचे रहेगी तब तक depreciation लगता रहेगा। Depreciation of item of PP ceases at the earlier of date when asset retired from active use and it is held for disposal and the date when asset is derecognized. However, under usage method of depreciation, the depreciation charge can be zero when there is no production. क्या होती है यूसेज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन? जितना प्रोडक्शन करते हैं। अब जब आपने उस असेट से प्रोडक्शन करना ही बंद कर दिया तो अब काहे का डेप्रिसिएशन लगाओगे? लैंड एंड बिल्डिंग आर टू सेपरेट असेट, सेपरेबल असेट शुड बी अकाउंटेड फॉर सेपरेटली इवन व्हेन दे आर परचेज टुगेदर। अब ये कितनी बड़ी गलती अकाउंट्स में करते आ रहे हैं हम सालों से। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन खूब किए होंगे, और बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग और नीचे डेप्रिसिएशन और लैंड बिल्डिंग बाय द रेट ऑफ इतना % करते आ रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज रियल लाइफ में किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में आप लाके बता देना सब लैंड एंड बिल्डिंग एक साथ है क्या, मजा मिल जाए तो आप लैंड अलग मिलेगी, बिल्डिंग अलग मिलेगी। अभी एनुअल रिपोर्ट पढ़िए मेरे पास क्लब की, मैं लाके दिखा दूंगा, लैंड अलग है, बिल्डिंग अलग। और आप कहोगे सर ये बड़ी अजीब बात है, हम लोग तो लैंड बिल्डिंग किताबों में साथ साथ घसीटते हैं दोनों। एएस कहता है दोनों को साथ में भी खरीदा है ना, तो भी अलग अलग करो। अब आप कहोगे अलग अलग कैसे करो? रजिस्ट्री देखो ना उसकी, जब रजिस्ट्री होती है ना तो वहां वैल्यूएशन होता है रजिस्ट्री में पूरा कि लैंड का ये एरिया और ये डीएलसी रेट, अर्बन एरिया रूरल एरिया में ये लैंड इतने रुपए के भाव की है, ये तो लैंड अलग हो गया, बाकी बची हुई बिल्डिंग है अब। और रजिस्ट्री उस हिसाब से कैलकुलेट होती है वैल्यू, उसकी डीएलसी रेट। लैंड एंड बिल्डिंग आर टू सेपरेबल असेट शुड बी अकाउंटेड फॉर सेपरेटली even they are purchased together. Usually land has an unlimited useful life and therefore it is not depreciated, but quarries sites used for landfill expected are the exceptions when land has limited useful life. वैसे लोग कहते हैं लैंड की लाइफ अनलिमिटेड होती है क्योंकि 99 तो बहुत हो जाता है ना, और बाद में रिन्यूएबल ही तो होती है, रिन्यूएबल ही तो होता है, और क्या गवर्नमेंट थोड़ी छीन लेती है। बट यदि आप ये जो लैंड लेते हो क्वेरीज एंड साइट्स यूज फॉर लैंडफिल, आपको कहीं अपने लैंड की फिलिंग करनी है, गड्ढे भरने, उसके लिए आपने कोई क्वेरीज या कोई किसी तरह की साइट खरीद ली किसी, और उसको कह दिया भाई साहब 5 साल के लिए दे दे केवल, उसके बाद में मैं जितनी मिट्टी यहाँ से उठानी उठा लूंगा, यहाँ तो गड्ढे कर दूंगा लेकिन मेरे वाले गड्ढे भर लूंगा, और उसके बाद में तेरे लैंड ले लेना, अब तू जाने क्या क्या करेगा, तेरी मर्जी। तो इस तरह के जो लैंड है उनकी यूजफुल लाइफ लिमिटेड होती है।
if land has limited useful life, it is depreciated in a manner that reflects the benefit to the derived from it. If the cost of land include cost of site dismantlement, removal, restoration, then the portion of that asset should be depreciated over the period of benefit obtained by the incurring those costs. Buildings have limited useful life, therefore depreciable asset. An increase in the value of land on which the building is situated does not affect the determination of depreciable amount of building. आपकी जिस लैंड पे बिल्डिंग खड़ी है वो लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे नहीं लगा हो, वो बिल्डिंग तो डेप्रिशिएट हो ही रही है ना. Depreciation method. The depreciation method used by an entity should reflect the pattern in which the future economic benefit of asset are expected to consume by entity. ये शायद मैंने अमोर्टाइजेशन भी बताया था AS 26 में कि अमोर्टाइजेशन की बेस्ट मेथड कौन सी होती है. कुछ नहीं होती. आपका इंटेंजिबल से जो आप इकोनॉमिक बेनिफिट हर साल लेते हो उसका पैटर्न क्या है, उस पैटर्न के हिसाब से देखो. यदि आपको डिक्रीजिंग पैटर्न में रिटर्न आ रहा है WDV ले लो, यदि आपका बराबर बना हुआ है उसका यूटिलिटी SLM ले लो, और या प्रोडक्शन नेट कैश इनफ्लो, वहां तो मेथड बहुत सारी थी ना उसमें, तो सेल्स एक्सपेक्टेड सेल्स मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, उस टाइप. तो डेप्रिसिएशन में भी कोई सटीक मेथड नहीं है कि ये बेस्ट होती है, वो डिपेंड करता है. मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वन सेलेक्टेड शुड बी applied consistently from year to year unless there has been a change in the expected pattern of consumption of those future economic benefit, that the method of depreciation is changed in accordance with the statute to best reflect the way of asset consumed. SLM, WDV, unit of production are some methods. The depreciation method should be reviewed at least at the end of each balance sheet financial year end. If there has been a significant change in the expected pattern of consumption of future benefit related to that asset, the method of depreciation should be changed according to change pattern. Change in method of depreciation should be accounted for as a change in accounting estimate, AS5. Depreciation method which is based on revenue generated by the activity, and if such activity use the asset, then the method based on the activity revenue not appropriate. कई बार ये भी होता है कि डेप्रिसिएशन लोग मेथड जो है बाकी सब तो बुला देते हैं और उसकी जो रेवेन्यू जनरेशन है उसको बेस बना लेते हैं. हम तो जिस रेशो में रेवेन्यू कमाएंगे, माल बेचेंगे, बनाएंगे, उसी रेशो में डेप्रिसिएशन लगा देंगे. इसका मतलब सच एक्टिविटी यूज द असेट, इसका मतलब वो एक्टिविटी असेट को यूज तो कर रही है, देन द मेथड बेस्ड ऑन एक्टिविटी रेवेन्यू इज नॉट अप्रोप्रिएट. आपकी ये मेथड का जो सिलेक्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि कल कोई भी बाजार गिर गया और आपकी एक्टिविटी बंद हो गई, माल बिकना बंद हो गया, तो आप डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर दोगे, लेकिन असेट तो डेप्रिसिएट हो ही रही है ना. तो रेवेन्यू को डेप्रिसिएशन से रिलेट करना कोई जरूरी नहीं है. चेंज इन कॉस्ट ऑफ आइटम पीपी. एक बार आपने आइटम वो पीपी खरीदा, उसकी वैल्यू कैसे चेंज हो सकती है बाद में? रिवैल्यूएशन छोड़ दो, मार्केट वैल्यू छोड़ दो, है डैमेज हो गया, जल गया, और बढ़ कैसे सकती है? कम ज्यादा होने का रीजन अदर देन मार्केट वैल्यूएशन है परचेज एडिशन, तो वो तो इंप्रूवमेंट एडिशन तो वो अलग चीज हो गई उसी एसेट में, वो भी अलग हो गया, वो भी आपने एडिशन कर दिया. सर किसी एसेट को रिमूव करना काम नहीं आता. सप्लायर ने नहीं. चलो फॉरेन एक्सचेंज याद करो. आपने विदेश से कोई असेट खरीदी और इस पे लोन था फॉरेन का, और वो लोन की एक्सचेंज रेट बढ़ रही है घट रही है, तो क्या असेट की वैल्यू में एडजस्टमेंट नहीं होता? एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. या फिर आपने जिससे असेट खरीदने के बाद उसने बैकडेट से कोई एक्स्ट्रा बिल और भेज दिया, पर वो जो आपने असेट खरीदी उस पर गवर्नमेंट का टैक्स बैकडेट से बढ़ गया, इतने टैक्स और दो. प्राइस एडजस्टमेंट, अप डाउन, टैक्सेस, ड्यूटीज में कोई चेंजेज, ये भी असेट की वैल्यू चेंज कर देते. कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ पीपी में अंडरगो सम चेंजेस ड्यू टू चेंज इन लायबिलिटी रिलेटेड टू असेट, प्राइस एडजस्टमेंट, चेंज इन ड्यूटी टैक्स, चेंज इन इनिशियल एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग और रिस्टोरेशन, एनी अदर फैक्टर. ये लायबिलिटी तो वो ये फॉरेक्स की लायबिलिटी, उस कारण सच चेंजेस आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ असेट. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ चेंज इन असेट, कॉस्ट ऑफ असेट बिलो. इफ द कॉस्ट मॉडल ऑफ मेजरमेंट इज यूज्ड फॉर सच असेट, अब आप कॉस्ट मॉडल पे हो, रिवैल्यूएशन मॉडल आपने फॉलो ही नहीं कर रखा, then changes in the liability should be added to or deducted from the carrying amount of that asset. If decrease in liability is more than carrying amount of asset, then excess amount should be recognized statement of P&L as a gain. कैसे? आज आपकी बुक्स में कोई असेट है 1000 रुपए की और उसके अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी चल रही और उस लायबिलिटी में डिक्रीज आ गया एक्सचेंज रेट के कारण, अगेन 1100 रुपए,
तो 1100 रुपए का गेन जो है वो असेट की कॉस्ट को कम में करने में काम लोगे, लें क्या असेट तो जीरो हो जाएगी और उसके बाद भी 100 रुपए बच गए। असेट की वैल्यू कैरिंग अमाउंट से जो लायबिलिटी गेन हुआ है, मतलब लायबिलिटी गिरी है, वो 1100 गिर गई, तो ये कह रहा है असेट को तो कर दो जीरो और बची हुई अमाउंट को भेज दो P&L में। इसका मतलब डिक्रीज इन लायबिलिटी इफ मोर देन कैरिंग अमाउंट देन असेट then the excess amount should be recognized in this and asset is zero. In case addition to cost of asset, the impairment test should also be applied. अब ये नहीं कि आप ये गेन और इसके चक्कर में भूल जाओ, असेट का इम्पेयरमेंट लॉस अभी भी कंटिन्यू रखो। इम्पेयरमेंट टेस्ट, इफ रिवैल्यूएशन मॉडल इज यूज्ड फॉर असेट देन द डिक्रीज इन लायबिलिटी शुड बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। इफ then the decrease in liability should be credited to revaluation surplus if asset was never revalued downward in past. आप किसी एक असेट को पास्ट में अपवर्ड रिवैल्यू करते हुए आ रहे हो और आज उसकी लायबिलिटी गिर गई, तो उस लायबिलिटी की गिरावट भी रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट कर दो। बट इफ such asset was revalued downward in the past then decrease in liability should be first credited to P&L और फिर जो ज्यादा गेन हो गया वो रिवैल्यूएशन सरप्लस। Increase in liability should be credited to statement of P&L if the asset was never revalued upward in past. But if such asset was revalued upward in past, then increase in liability should be first charged to revaluation surplus and the excess amount should be charged to P&L. अब पहले तो दो बातें, डिक्रीज इन लायबिलिटी आपके लिए फायदा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस में क्रेडिट करो, और यदि पीछे का कोई डाउनवर्ड लॉस P&L में चार्ज हुआ था तो पहले उसको P&L में ले जाओ, बचा हुआ सरप्लस। डिक्रीज इन लायबिलिटी तो हुई गेन, इंक्रीज इन लायबिलिटी आपके लिए नुकसान है। यदि पास्ट में कभी एसेट अपवर्ड वैल्यू हुई थी तो उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है, उसको चार्ज कर लो, और कम पड़े तो P&L में। और कभी पास्ट में आपने डाउनवर्ड में P&L में चार्ज किया था और आज लायबिलिटी और बढ़ गई तो वो भी तो लॉस ही हो गया, वो भी P&L में चार्ज कर दो। इफ एन एसेट ऑलरेडी रीच एट द एंड ऑफ द लाइफ देन द चेंज इन कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अंडर बोथ द मेथड्स। नाउ रिप्लेसमेंट ऑफ इंश्योर्ड आइटम ऑफ PP। अब यदि कोई इंश्योर्ड आइटम हो PP रिप्लेस होता है, पुराने की जगह आपको नया मिल जाता है, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? न्यू फॉर ओल्ड, इसको न्यू फॉर ओल्ड पॉलिसी बोलते हैं। इफ एन इंश्योर्ड आइटम PP destroy and another asset is received as replacement, then the loss of damage PP should be charged to P&L account. The fair value of the new PP received in that replacement should be recognized as receivable once the receipt is virtually certain, along with the gain in income statement. किसी के पास पुराना फर्नीचर था 10,000 रुपए का, जल गया, नष्ट हो गया, फर्नीचर का इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस कंपनी करी आपको हम वापस नया का नया फर्नीचर ऐसा कैसा वापस दे देंगे। एएस कहता है पहले पुराने वालों को तो P&L में राइट ऑफ करो, और अब जो न्यू फर्नीचर के बदले इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी खरीदने के लिए, उसको इंश्योरेंस कंपनी डेबिट करके P&L में क्रेडिट कर लो, और जब वो दे देगी पैसा तो बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी और नया फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर टू बैंक। कहने का मतलब दोनों को आपस में एडजस्ट मत करो, पुरानी एसेट को पहले एक बार पूरा उड़ा दो बुक्स में और अब नई को बाद में रिकॉग्नाइज करो। रिटायरमेंट ऑफ आइटम ऑफ PP। कोई आइटम ऑफ PP रिटायर कब हो जाती है? जब उसका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड ही नहीं होता, तो एक्टिव यूज से हटा के हेल्ड फॉर डिस्पोजल। एन आइटम ऑफ PP रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल शुड बी स्टेटेड एट द लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और NRV। एनी राइट डाउन दैट इज कैरिंग अमाउंट माइनस NRV शुड बी चार्ज टू P&L अकाउंट। डी रिकॉग्निशन ऑफ आइटम ऑफ PP। व्हाट इज द डी रिकॉग्निशन? बुक्स में से हटाना, तो या तो बेचोगे तब और या फिर उसको हेल्ड फॉर डिस्पोजल में डालोगे। कैरिंग अमाउंट ऑफ आइटम ऑफ PP शुड बी डी रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिस्पोजल और एंटरिंग इनटू फाइनेंस लीज और गिवन इन द डोनेशन एंड नो फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूज ऑफ दैट एसेट। एनी गेन और लॉस ऑन डी रिकॉग्निशन शुड बी इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ P&L एक्सेप्ट सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन लीज एसेट अंडर AS 19। अब याद करो तो सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन में बेचने से जो नुकसान या फायदा होता था उसको फाइनेंस लीज के केस में वन टाइम चार्ज नहीं करते थे, उसको इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल थोड़ा थोड़ा। अब ऑपरेटिंग लीज में तो याद करो एक क्वेश्चन नहीं किया था 3 बार टेबल बना के, यदि सेलिंग प्राइस इक्वल टू फेयर वैल्यू, यदि सेलिंग प्राइस लेस देन फेयर वैल्यू, यदि सेलिंग प्राइस मोर देन फेयर वैल्यू, और उसमें फिर वो कि ट्रांजेक्शन जेन्युइनली मार्केट में होता तो इस पे होता, लेकिन सामने वाला इतने में क्यों ले रहा है, क्योंकि हमें बाद में बेवकूफ बनाएगा। वो जो किया नहीं था इसने, इसलिए इसको ES 19 पे रेफर कर दिया। नाउ सच गेन और लॉस शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। हाँ, एक बात और है, असेट को बेचने का जो फायदा है या लॉस है वो आपका रेवेन्यू को हिट नहीं करना चाहिए। टैक्स ऑडिट की लिमिट पढ़ ली 44 AB। अरे टैक्स ऑडिट पूछ रहा हूँ, फोन करोड़ की लिमिट पड़ी होगी ना, उसमें रेवेन्यू इनकम टैक्स में डिफाइन है कि आप टर्नओवर में क्या क्या शामिल करते हो।
तो इस एएस ने मना कर दिया। ये जो असेट्स को बेचने का जो फायदा है ना, कल को पता लगा आप उसको टर्नओवर के अंदर काउंट कर लो, पीएनएल में लेके आप टैक्स ऑडिट के दायरे में आ जाओगे। किसी बंदे की इस समय रेवेन्यू है 95 लाख और उसने कोई असेट कोई पीपी बेचा, उसमें प्रॉफिट हो गया 6 लाख, 95 और 6 1 करोड़ 1 लाख, टर्नओवर में काउंट करते टैक्स ऑडिट में आ गया। इसलिए ये टर्नओवर का हिस्सा नहीं है, रेवेन्यू नहीं मानी जाती है। एक्सेप्शन इन केस ऑफ पीपी यूज फॉर रेंटल टू अदर इज हेल्ड फॉर डिस्पोजल, सीज टू रेंट इट, द कैरिंग अमाउंट इज फर्स्ट ट्रांसफर्ड टू इन्वेंट्री ऑन डी रिकॉग्निशन, देयर आफ्टर प्रोसीड्स ऑफ सेल रिकॉग्नाइज एज ए रेवेन्यू एज पर ES 9 व्हेन ऑल द 5 कंडीशन ऑफ ES 9 सेटिस्फाइड। बड़ा अजीब, पता नहीं कहां से प्रोविजन बनाया इन्होंने। आप यदि आप कोई आइटम वो पीपी को रेंटल के काम में लेते हो, जैसे टैक्सियां हैं, ये कैब वगैरह है, आप इनको रेंटल के लिए चलाते हो, आपने इन सारे आइटम्स को डिस्पोजल किया और बेचने पे कोई फायदा या नुकसान हुआ, तो ये कह रहे हैं पहले तो उनको आप इन्वेंट्री में ट्रांसफर करो अपनी टैक्सियों को, और अब उसकी जो रेवेन्यू आती है उसको सेल्स में पकड़ो। इसको पहले जो रेंटेड और ये सब बंद होगी, तो कैरिंग अमाउंट इज फर्स्ट ट्रांसफर टू इन्वेंट्री ऑन डी रिकॉग्निशन, देयर आफ्टर प्रोसीड ऑफ सेल रिकॉग्नाइज एज ए रेवेन्यू। बशर्ते वो सारे 500 शर्त पूरी हो गई। अब ES 9 की 5 शर्तें, टाइटल ट्रांसफर कर दिया हो, आपका असेट पे रिस्क रिवार्ड सारा हैंडओवर कर दिया हो, आपका इफेक्टिव कंट्रोल नहीं रहा हो, कंसिडरेशन डिटरमाइन हो गया हो, और कंसिडरेशन का अल्टीमेट कलेक्शन श्योर है, सर्टेन। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, देयर आर 3 टाइप ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ ES 10, जनरल, एडिशनल डिस्क्लोजर रिलेटेड टू रिवैल्यूड असेट। ऑल दिस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट शुड बी कंप्लाइड विद एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो आपका ES। अब क्वेश्चंस पे आ जाओ। हाँ हाँ जी, वो तो टाइम है यार। हाँ, अभी मंगा देता हूँ, वो सामान ऊपर ही पड़ा है बहुत सारा, ज़्यादा आ गया था ना। अब इसमें वो एक एक देखते जाओ कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आया है ES का। ES 10 के क्वेश्चन पकड़ दे जाना। पहले तो ये देखो किसका है। अरे तो पढ़ते ही पता लग जाता है। ES 12 है तो ये आपने इतना बोरो किया है ना, ये आज तो किया था। ES 2 नहीं, ये वो याद करो, एक क्वेश्चन कराया था मैंने। फ्लड में एक माल डैमेज हो गया, आपने उसका एंड ऑफ द ईयर रिलाइजेबल वैल्यू पे लिया, अगले साल वो और नीचे चली गई वैल्यू, एस्टिमेट, चेंज इन एस्टिमेट। एक बार जो क्लासिफिकेशन आपने पास में कर लिया, क्लासिफिकेशन चेंज नहीं कर सकते आप। यदि ये पहले वो था, मैंने करा लिखवा के कराया क्वेश्चन कॉपी में, चौथा क्वेश्चन है उसका ES 5 का, लिखवा के कराया था। ये चेंज इन क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, सेम क्लासिफिकेशन फॉलो करना पड़ता है, वही तो है ये वो देखो, एक कंपनी ने डेटर्स पे प्रोविजन बनाया, बाद में प्रोविजन कम लगा तो और बढ़ा दिया। अब ये क्या, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, क्या ये प्रायर पीरियड आइटम है? ये दोनों का मिला के एक क्वेश्चन दे दिया, ये 4 का, ये 5 का। STC वाला क्वेश्चन देखो, ES 4 का सेकंड क्वेश्चन, STC लिमिटेड वाला, वही तो है ये है। कॉपी में करवाया था लिखवा के, और ये भी करवाया था। ये ES 5 का चौथा क्वेश्चन है। ये इतना माल डेस्टोर्ड हो गया था फ्लड में, उसको हमने रिकॉर्ड करना भूल गए थे, और भूल क्या गए थे, रिकॉर्ड किया नहीं, क्योंकि रेवेन्यू रिलेशन सर्टेन नहीं था। चलो ये तो 2018 नवंबर। अब ES के क्वेश्चन देखो कौन सा है, ये कल ही किया था हमने, देखो कल वाला यही, कल ES 10 शुरू किया था जब, कल ही किया था ये। किसी को याद आ रहा हो? आपने एक रिटेल स्टोर की चेन, एक नया स्टोर लिया है,
अब उस स्टोर की रीमॉडलिंग कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसको ओपन करने से पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, स्टाफ की सैलरी लगेगी, अदर यूटिलिटी कॉस्ट लगेगी, कौन सा कैपिटलाइज होगा कौन सा नहीं होगा, कल ही तो किया था ये कह रहे हैं कि साहब इसको ओपनिंग करने से पहले आपका स्टोर तो पूरा तैयार हो गया, ओपनिंग करने से पहले उसमें जो सजावट करनी पड़ेगी, रेक्स लगानी पड़ेगी, रेक्स में सामान रखना पड़ेगा, ये रेवेन्यू एक्टिविटी है, इसका असेट के उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ओपनिंग से पहले आप केवल उस स्टोर को प्रिपेयर कर रहे हो, स्टोर को मतलब पब्लिक आएगी उससे पहले उसकी जो साथ सजावट है वो सही कर रहे हो, वो ये कैपिटल एक्टिविटी नहीं है ना, रेवेन्यू एक्टिविटी है। ये किया था ना कल। ES 12 के हैं दोनों। ये देखो नॉन मूविंग स्टॉक 12 महीने वाला, पिछले 12 महीने में जो स्टॉक मूव नहीं हुआ उसका प्रोविजन बना दिया, बाद में टेक्निकल इवेल्युएशन कराया तो उसने कहा इतना करो, यह था ना ये ES 1 का। एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग, अब देखो फायर कब हुई है, अकाउंटिंग ईयर डिलिमिटेड का मार्च 18 में क्लोज हो गया, अकाउंट्स अप्रूव हुए अप्रैल में, 15 अप्रैल को ही फायर हो गई फैक्ट्री में। लॉस बाय फायर इतना मैग्नीट्यूड था कि आगे इस ऑर्गेनाइजेशन का चलना ही मुश्किल हो गया। द लॉस बाय फायर सच ए मैग्नीट्यूड नॉट पॉसिबल टू एक्सपेक्ट दैट द एंटरप्राइज टू स्टार्ट अगेन, दोबारा खड़ी हो पाएगी ऑर्गेनाइजेशन पता ही नहीं है अब तो क्या गोइंग कंसर्न सर्वाइवल क्वेश्चन मार्क पे नहीं आ गया। तो ये हालांकि इवेंट हुई कब है, बैलेंस शीट डेट के बाद, क्या बैलेंस शीट डेट के दिन पता था कि आग लगेगी, लेकिन बोर्ड की रिपोर्ट से पहले। और अब इसका मतलब ये एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं है, बिल्कुल है, एक्सेप्शन हो गया, गोइंग कंसर्न हिट हो गई ना इसमें। देखो एक तो स्पेसिफिक लोन है ऊपर, इसमें 3 लोन है और तीनों अलग अलग रेट पे हैं, टाइम दोनों तीनों का सेम, ये नॉन स्पेसिफिक है, ये असेट में पैसा यूज हुआ है, बताओ कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, जनरल एंट्री पास करो। अभी आज किया है ना, ये तो कर चुके हम ये। यस हाँ ये वो आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिक्लासिफाई करना चाहते हो, एक पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट अब तक लॉन्ग टर्म है और अब उनको हम शॉर्ट टर्म में ले जाना चाहते हैं, अब तक शॉर्ट टर्म है अब लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई करना चाहते हैं। AS 13 तो ये एक तो ये रहेगा, 2 ही क्वेश्चन तो आते हैं गोल्ड सिल्वर वाला और वो। अब ये देखो आजकल ये ट्रू फॉल्स और आने लगे, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। 5, 12, 2, 13 और 4, 5 ईयर्स ले लिए एक एक नंबर ट्रू फॉल्स बताने। As per provision of AS 5, extraordinary items should not be disclosed in the statement of P&L as a part of net profit loss of the period. सेपरेटली दिखाते हैं ना, तो एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस तो नहीं दिखाते ना, एक्स्ट्रा उसका डिस्क्लोजर तो अलग से होता है ना, उसमें मिलाते थोड़ी है। As per provision of AS 12, government grant in the name of promoters' contribution become refundable should be reduced from the capital reserve. सही तो है, प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन की ग्रांट आती है तो कैपिटल रिजर्व में तो आती है, तो जाएगी तो कैपिटल रिजर्व को रिड्यूस करके जाएगी, ऐसे क्वेश्चन है। AS 29 का है या उसका है 4 या 5 का। कंपनी के अगेंस्ट में एक शूट फाइल हुआ है 20 अप्रैल को, हाँ AS 4 का है, अकरिंग आपका बैलेंस शीट डेट 15 जुलाई को बोर्ड अकाउंट अप्रूव कर रहा है और आपके पास में एक शूट फाइल हो गया 20 अप्रैल, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग। बैलेंस शीट डेट के दिन शूट थोड़ी फाइल था, ये तो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है लेकिन बोर्ड से पहले, तो डिस्क्लोजर तो देना पड़ेगा ना, ऐसे टर्म्स ये सारे वो यही पूछेंगे, बताओ कौन सी एडजस्टिंग है कौन सी नहीं। 5 दे दी, 5 एक एक नंबर की होती है। मेजर फायर डैमेज द असेट इन फैक्ट्री 5 अप्रैल,
हाउएवर असेट आर फुली इंश्योर्ड। फायर हुई, ऑर्गेनाइजेशन तो चालू रहेगा, पैसा मिल जाएगा, लेकिन जो डिफरेंस जो लॉस है वो तो अब बताना पड़ेगा ना डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में। अब देखो 3 अटेम्प्ट चले गए, अभी तक AS10 का क्वेश्चन नहीं है। हाँ नहीं है, एक आता है, कभी कभी आता है, ऐसी बात नहीं, बहुत कम आता है एक्चुअली, बहुत कम आता है। AS10 का अभी आ गया शायद इस बार, ये वो आ गया, देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना। अब इसमें इन्वेस्टिंग के छांट लो कौन कौन से हैं। फॉरेन ब्रांच है, ट्रायल बैलेंस दे दिया, डॉलर में कन्वर्ट करो, ये डिटेल। अब ये देखो 5 नंबर का है, इसको कन्वर्ट करो दोबारा। अब बहुत फुर्ती से करना पड़ता है, और ये सारी इंफॉर्मेशन, ये मटेरियल वाला है AS2, करा दूंगा ये तुम आज जो किया, देखो मेट वाला है ना, यस ये पहले फर्स्ट ग्रुप में होता था ना, ये अब इधर ट्रांसफर हो गया सेकंड में। नवंबर 19 के बाद तो नवंबर 20 ही था सीधा, मई 20 तो हुआ ही नहीं था। AS10 ये आज वाला AS है, देखो ए लिमिटेड ने असेट खरीदी, आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। मशीनरी परचेज 10 लाख, 1 अप्रैल 15, रेजिडल वैल्यू 5 ईयर्स के बाद में ये बेस्ड 2000, प्राइस 10 लाख। मशीनरी 10 लाख, 1 अप्रैल 15, रेजिडल वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ 5 ईयर, बेस्ड ऑन 2015, प्राइस इज 10 लाख। बोलो, आज एक मशीन आपने 10 लाख की खरीदी, 5 साल बाद में भी वो 10 लाख की रहेगी, 10 लाख में बिक जाएगी वापस, डेप्रिसिएशन 0 लगेगा ही नहीं। लैंड 50 लाख लगता ही नहीं। मशीनरी कंस्ट्रक्टेड 5 लाख फॉर ओन यूज 10 years लाइफ, कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड इन अप्रैल 19, बट द कंपनी डज नॉट बिगिन यूजिंग द मशीन टिल मार्च 20। डेप्रिसिएशन तो लगेगा, यूज करो चाहे मत करो, डेप्रिसिएशन तो पूरा लगेगा। 5 डिवाइडेड बाई 10, 50,000 रुपए। मशीनरी परचेज 1 अप्रैल 17, 50,000, लाइफ 5 साल, रेजिडल वैल्यू निल। 1 अप्रैल 19 मैनेजमेंट डिसाइडेड टू यूज दिस असेट फॉर फर्दर 2 year ओनली। तो ये तो आपने रेजिडल वैल्यू बदल ली ना, लाइफ। अब देखो 1 अप्रैल 17 को मशीन कितने की थी, 50,000, लाइफ थी 5 साल, वैल्यू 0, तो साल का डेप्रिसिएशन 10,000 हो गया। अब 17, 18, 18, 19 कितने साल गए, 2 में कितना डेप्रिसिएशन गया, 20,000, 50 में से 20 गए। अब इस मशीन के आगे लाइफ 2 साल ही है। और ये बच्चों और क्या है, बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं 1, 2, 3, 4, 5 नंबर। लैंड पे डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है। मशीन आपने खरीदी, इसका अब देखो रीजन दिए हुए हर एक के साथ। आपने एक मशीन ली 1 अप्रैल 15, 10 लाख, रेजिडल वैल्यू इसकी 10 लाख। जब रेजिडल वैल्यू और ये पहले ही बराबर है तो डेप्रिसिएशन काहे को लगाओगे। रीजन, company considered that the residual value based on the prices prevailing in the market on balance sheet date equal to cost, therefore no depreciation amount and depreciation is 0. Land 50 lakh considered freehold. Reason, land is unlimited useful life, there is no depreciated. Machinery constructed on use 5 lakh divided by 10. Reason, the entity should begin charging depreciation from the date of machine ready for use 1st April 19. Fact, the machine was not used for the period it is ready to use but not revalued considering when this. So machinery having useful life, that is 15,000. Reason, the entity is charged depreciation on the machine 10,000 per annum, 50,000 this. On April 19 machine की value net book value 50,000 minus 20, 30,000. Now the remaining life is 2 years as per the revised estimate. The company should amend the annual provision of depreciation charge unamortized cost over the life of 2 years, that is 30 divided by 2, 15,000. ये क्वेश्चन अब ये 4 है। ये उसका है गवर्नमेंट ग्रांट AS 12 आते हैं, बहुत आते हैं। वो तो 11, 12, 16 में तो 2 आते हैं हर बार, पक्के आते हैं। अब जैसे इसमें देखो 11, ये 13 का वापस वही आ गया, देखो रिक्लासिफिकेशन।
ये रहा, और ये उसका रॉ मटेरियल का है, मतलब मटेरियल ये मैं करा दूंगा, देखो दोबारा रिपीट हुआ सेम टू सेम। और ये आपका फॉरेन एक्सचेंज का आ गया AS11, 4 ये हो गए। अब ये तो सब करने पड़ेंगे एक दिन वेट। AS2, AS10 ये रहा। ये कल वाला याद करो, वही क्वेश्चन है कल जो कर रहे थे हम, 1,48,00,000 वाला पढ़ो, कल दिखाया था आपको। अरे कैलकुलेटर पे नहीं किया था क्या कल? यस सर। यार वो एक इंजीनियर को भर्ती किया 3 महीने के लिए, आर्किटेक्ट को फीस दी, वही तो है। रिकॉर्डिंग तो बंद करो।